ओके। सो बेसिकली मैं आज जो चीज़ें कवर करूँगा, मैंने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया था एंड मैं आज सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करूँगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो सेकंड मॉड्यूल में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले से आपको बताई है। अगर उसमें भी किसी को कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क एंड आई विल आंसर यू। ओके। सो मेनली जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर फॉर्मेट्स भी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, और सेम ये दोनों पार्ट जैसे फ़ॉन्ट कलर है नंबर फॉर्मेट के कोड के बेस पे चेंज करना है, ये भी क्लियर है। थर्ड जो है हाइड नंबर एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, एक्चुअल में ये फिल्टर के लिए है या लिखने में मेरे से टाइपो एरर है, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप कंडीशन के बेस पे कोई चीज़ आप हाइड कर लो। आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि उसमें नंबर फॉर्मेटिंग दे के उसका मतलब अगर कोई वैल्यू इससे कम है तो उसका फ़ॉन्ट कलर वाइट हो जाए तो वो चीज़ें हाइड हो सकती है, तो इसमें और एडिशनल कुछ अलग से नहीं है। जो मेन है हमारा वो गो टू स्पेशल फीचर है। सो गो टू के लिए हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है। एक बार आप लोग, मैं चाहूँगा इस डेटा को एक बार आप लोग देख लीजिए, इस डेटा में है क्या वैसे। ये मेरा डेटा है जिसमें कैटेगरी है, सॉरी कैट आईडी होनी चाहिए। ये कैटेगरी आईडी है एंड ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, ये सेल्स है। ये जो अपर है, अपर अगर आप देखो तो इसमें जो, सॉरी, ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, ये वाला कैट आईडी है यानी कैटेगरी आईडी। ये कैटेगरी आईडी हमारी एक यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है, ये वाला अगर आप जो देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे मेंशन है। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें ये यहाँ से आ रही है, एक सपोर्टिव टेबल है। तो ये वाली कैटेगरी बेस के आईडी पे ये मेरी कैटेगरी आ रही है जो कि यहाँ पे है, यानी जिसका कैटेगरी आईडी 102 है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो ऑफिस सप्लाइज है उस कैटेगरी का नाम है, तो ये वी लुकअप के थ्रू आ रही है। अभी खाली आप देख लो वैल्यू किस तरीके से अरेंज है। ये वाली सब कैटेगरी है, ये डायरेक्ट है, ये हमारा सेल्स अमाउंट है, ये भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये नाम है कस्टमर का लेकिन ये अपर केस में लिखा हुआ है, ये अपर केस हमने फार्मूला के थ्रू किया हुआ है, ये अपर फार्मूला लगा के हमने इसे अपर केस में हमने इसे चेंज किया हुआ है। और ये एक और हमने कॉलम इसमें ऐड किया है जिसमें हमने ये चीज़ें बोली है कि अगर मान लो कोई वैल्यू जो है सेल्स की वो ग्रेटर देन 100 है तो वहाँ पे मैंने बोला है यस प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर कोई फिर फॉल्स होगा तो उसके लिए नो प्रिंट कर दो। तो ये सेल्स के लिए वही चीज़ें कर रहा है कि अगर कोई वैल्यू 100 से ऊपर है तो उसे वो यस बोलेगा और कोई नीचे है तो नो बोलेगा। एंड सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स करके लिया है कि अगर कोई 100 से अबव है तो उसके लिए ट्रू करेगा। मैंने डायरेक्ट चेक का किया है कि ये चीज़ें होगी तो ट्रू होगा अपने आप वो देगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो फॉल्स देगा। इतनी चीज़ें क्लियर आप लोगों को डेटा समझ में आ गई ना किस तरीके से हमारा। और कैटेगरी में आप ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार के लिए अगर आप यहाँ पे देखो कैटेगरी में, तो मैंने 104 जो है 104 को मैंने लुकअप लगाने की कोशिश की बट वो 104 यहाँ पे है नहीं हमारे डेटा में, जहाँ से हम ये कैटेगरी लेकर आए, ये कैटेगरी वाली टेबल में अगर आप देखो तो 104 को इसने एन ए बताया यानी नॉट अवेलेबल वाली एरर। और ये 106 में जो है हमने एक और एरर खुद से जनरेट किया है कि अगर जैसे कुछ ऐसा एरर, तो जैसे अगर 5 में 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो 5 डिवाइडेड बाई 0 तो ये आपके लिए एरर थ्रो करेगा, तो ये भी एक एरर है डिवीजन नॉट बाई 0 करके, ठीक है। अब इसमें हम गो टू का यूज करेंगे। गो टू हमें यूज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं गो टू में जाने के लिए। सॉरी, पहला वाला हमारे पास एक ऑप्शन होता है F5 फंक्शन की जो होता है, आप उसे F5 करेंगे आपके सामने आ जाएगा। सेकंड आपके पास होता है कंट्रोल के साथ आप जी प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखना है। और तीसरा मैनुअल जो आपके लिए होता है ऑप्शन, आप होम में जाओ, होम में जाने के बाद आप यहाँ पे जाओ, जो एडिटिंग में जहाँ पे जो लेंस के जैसा मैग्नीफायर के जैसा एक सिंबल दिखता है वहाँ पे गो टू स्पेशल यहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं आप, यानी होम टाइप के अंदर आप जाओ।
होम टैब के अंदर के जाने के बाद आपको एडिटिंग सेक्शन में जाना है। एडिटिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको मैग्नीफायर के जैसा कुछ लोगो दिखेगा एंड देन उसके अंदर ही आपको दिखेगा गो टू स्पेशल। तो ये 3 कंट्रोल्स हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज करके आप गो टू स्पेशल को आप इनेबल कर पाओगे आप इजीली। अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं सारा। मैं इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसका मैं हेडिंग के लिए मैं लॉजिकल लिख देता हूँ मैं। तो अब जिस पे हमें यूज करना है हम उतना रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। ये सेकंड वाला हमने शॉर्टकट यूज किया है। एंड ये गो टू इस जो है ये तो बताता है आपको किस रेफरेंस पे जानी है। अगर ये यहाँ पे टेबल होता है हमारे इस सीट में कहीं पे भी, तो यहाँ पे टेबल का भी नाम लिख के आता है, आप उसे क्लिक करते तो डायरेक्टली ये आपको वहाँ पे लेके चला जाता है। लेकिन हमें स्पेशल गो टू स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे आएंगे। ये हमारा गो टू स्पेशल है। इस ऊपर आप देखो टाइटल बार में तो नाम लिखा दिखाई भी पड़ रहा है। अच्छा कमेंट्स है, कमेंट्स मैंने डाला नहीं। किसी पे मैं कमेंट्स डाल देता हूँ मैं। जैसे मैंने मान लो इस पर कमेंट्स डाल दिया मैंने, बेस्ट सेलर, ये मेरा बेस्ट सेलर वाला है लड़का, इस पे मैंने डाल दिया नीड इम्प्रूवमेंट। ऐसे करके मान लो कुछ मैंने कमेंट्स डाले हुए हैं अपने डेटा में। और इस पे भी जैसे मैं मान लो कुछ डाल देता हूँ मैं न्यू ज्वाइनिंग, ऐसा करके मैं कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से अप्लाई करेंगे। इतना मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ जिसमें हमें करना है परफॉर्म। तो अब पहला वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो कमेंट्स के लिए है। मैं कमेंट्स वाले को जो रेडियो बटन है या ऑप्शन, इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इस रेंज में जिस जिस सेल्स पे ना कमेंट्स लगी होगी ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन देखो जिस जिस पे कमेंट्स था ये उस सेल को आपको ये सेलेक्ट कर लेता है। अगर सपोज करो आपके पास हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ द सेल्स पे इस तरीके से कुछ ऐसा कमेंट्स लिखा है और आपको कमेंट्स वन टाइम में रिमूव करनी है, तो आपके पास ऐसा कोई शॉर्टकट है, आपके पास ऐसा कोई कमांड्स नहीं है ना कि आप सारे हंड्रेड्स जो सेल्स हैं ना सब पे कमेंट्स लगी है और आप उसको ना डिलीट कर पाओ। तो आप यहाँ पे जाके डिलीट करेंगे। अब जितने भी सेल्स में ना कमेंट्स लगे हैं वो मेरे सिलेक्टेड हैं। अब मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूँ तो मैं डिलीट कर पाऊँगा मैं। अब मैंने डिलीट कर दिया, देखो अब ये कमेंट्स हट गए, किसी पे भी माउस लेके जाने पे कमेंट्स नहीं आ रहे। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो वापस आ गया कमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर आप लोगों को। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड जी हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई वैल्यू है वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली है। जैसे अगर मैं कहूँ ये जो हमारा नाम है ये नाम किसी लुकअप के थ्रू नहीं आ रहा है, ना किसी रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, ना किसी अदर वे से आ रहा है। तो ये वाला जो नाम है हमारे लिए, नाम हमारे लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट में हमारी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे कांस्टेंट में देखो जब ये कमेंट्स पे था तो ये सारे जो बॉक्स थे चेक बॉक्स ये डिसेबल थे। जैसे मैं कमेंट्स पे आया या फार्मूला पे आऊँगा तो ये मुझे एक्टिव मिलेंगे। तो अभी मैं कमेंट्स का देख रहा हूँ, तो कमेंट्स में जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं नंबर्स देखने की कोशिश करता हूँ कि नंबर्स हमारे कौन से डायरेक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर ये वाले की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर कोई मान लो सेल्स या कोई ऐसी चीज़ें जो रेफरेंस के थ्रू आ रही होती है, लुकअप लग के आया, किसी और के थ्रू आया, इंडेक्स मैच या कोई भी फार्मूला लग के आएगी, तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, यानी वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो मैं खाली नंबर्स पे करता हूँ, तो आप नंबर्स पे करके देखो तो ये नंबर्स पे आपको जो हार्ड कोडेड वैल्यू होगी ये उसे दिखाएगा। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड है, ये रेफरेंस के थ्रू नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसमें से कोई एक वैल्यू है, मैं इसमें एक और कॉलम में ऐड करता हूँ मैं। और यहाँ पे मान लो मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, मैं मान लो इसे 107 करता हूँ और इसमें मैं मान लो लिख देता हूँ 1500। तो मैं इसे 107 करके अगर मैं फार्मूला लगाने की कोशिश करूँ, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमें लगानी है सेल्स के लिए।
अब देखो, अगर अब की मान जब मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करने की कोशिश करूँगा, कांस्टेंट पे जाए, मैंने बोला नंबर्स मुझे बता दो जो कांस्टेंट है। तो अब की बार आप देखो 5 जो 1500 है ना, इसे ये स्किप कर रहा है क्योंकि ये वाला हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूला के थ्रू आ रही है। कांस्टेंट मतलब अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2000 करूँगा तो ये देन ये 2000 हो गई, ये डायरेक्ट नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट बताने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जी में कांस्टेंट का। अब आपको वहाँ पे नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप वहाँ से चेक कर पाओ। ठीक है, अब सेकेंड वाला या कंट्रोल ए कर लीजिए तो भी हमारा वर्क करेगा। सेकेंड जो हमारा कांस्टेंट में हमने बोला ना कि मुझे ना टेक्स्ट बताओ जो टेक्स्ट डायरेक्ट है, कांस्टेंट है। तो अब इसमें देखो जो भी टेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है, ये उसको बता रहा है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमारी कांस्टेंट हैं। अगर आप कैटेगरी को देखो तो इसने कैटेगरी को नहीं बताया, इसमें टेक्स्ट था लेकिन कैटेगरी वाला जो है वो फार्मूला के थ्रू आ रहा है, ये वी लुकअप लग के आया हुआ है, इसलिए ये इसे नहीं बता रहा है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट में आपको टेक्स्ट करने पे कांस्टेंट में आपको ये बताएगा। सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है, अगर इसमें आप देखो एक ही बार में दो चीज़ें भी देखना चाहो तो ये दो चीज़ें भी आपको दिखाएगा, नंबर एंड टेक्स्ट दोनों दिखाएगा आपको। ठीक है, तो देखो अब की बार इसने नंबर एंड टेक्स्ट दोनों दिखाया जो हमारा कांस्टेंट के थ्रू आया हुआ था। अब मैं बात करता हूँ मैं लॉजिकल की। जो लॉजिक जहाँ पे लॉजिकल हमारा फॉर्मूला या वैल्यू होगी देन ये उसे बताएगा। अब की बार तो मैंने रेंज सेलेक्ट किया, मैंने कांस्टेंट में चेक किया और मैं लॉजिकल पे मैं टिक करता हूँ मैं। तो अब की बार अगर आप देखो तो ये जो लॉजिकल है हमारा ये फार्मूला के थ्रू है, ये हमारा फार्मूला के थ्रू हमने कांस्टेंट बोला था इसलिए ये इसे नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया, मैंने ये वैल्यू का फॉर्मेट आ गया और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखो, अब ये इसमें अगर आप देखो तो जो हमारी सारी वैल्यू है, हमारी सारी की सारी जो वैल्यू है, कोई वैल्यू हमारी फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं है, वो जनरल फॉर्मेट में है जो नॉर्मली होती है। फॉर्मेट एक बार मैं इसका कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूं, देखने में एक जैसा लगेगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगर आप नीचे वाले में देखो किसी में हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, आप इसमें भी देख लो। आप फार्मूला बार में अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये सारी की सारी वैल्यू है, इसमें कोई फार्मूला नहीं हमारा। अब अगर मैं इसमें करूँ लगाने की कोशिश करूँ, कांस्टेंट में जाऊँ, कांस्टेंट में गए हमने, मैंने बोला ना मुझे लॉजिकल जो है, सॉरी, जो लॉजिकल है मुझे वो बताओ, तो ये आपको ये वाली बताएगा जो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में लॉजिकल है, ये उससे बताएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी ट्रू एंड फॉल्स करूँ तो ये उसे नहीं बताएगा। तो ये मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट वाला हो गया। एंड देन थर्ड चीज़ें मैं देख लेता हूँ एरर का। अच्छा, इसमें हमारा तो कोई कांस्टेंट है नहीं जो एरर है, कांस्टेंट हमारा एरर इसमें मिलेगा। तो इसमें कर लो आप, कंट्रोल जी करो, कांस्टेंट करो, कांस्टेंट करने के बाद अब इसमें कि ये तीन चीज़ें सेलेक्ट की जो मेरा एरर है, तो ये तीन चीज़ें मेरी एरर थी, मैंने कांस्टेंट सेलेक्ट किया था। इसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्मूला के थ्रू है, तो ये फार्मूला वाला जब ऑप्शन लेंगे तब ये बताएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो गया कांस्टेंट वाला। अब आते हैं फार्मूला पे। अब फार्मूला में ये आपको वो चीज़ें बताएगा जिस फार्मूला में नंबर्स है, जो वैल्यू नंबर्स के लिए आ रही है, ये टेक्स्ट के लिए, ये लॉजिकल के लिए, ये एरर के लिए। नंबर्स देखना है, सॉरी हाँ नंबर्स देखना है जो मेरा मतलब लुकअप के थ्रू आ रहा है। तो आप इसमें देखो तो ये जो 2000 है, खाली एक ही वैल्यू है जो फार्मूला के थ्रू आ रही हो और वो एक नंबर्स है। ठीक है, तो ये वाला इसके थ्रू आ रही थी, यहाँ से जो लुकअप लगाया था हमने 2000 करके, ये वहाँ से आ रहा था, तो ये उसके लिए था। थोड़ा सा अब ये दिखाई पड़ेगा, ये यहाँ से आ रही थी, ये उसके लिए था। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, हम कंट्रोल जी करते हैं, गो टू पे चलते हैं। फॉर्मूला ये भी सेम वैसा ही, इसमें और कुछ अलग से नहीं है। तो दो चीज़ें देखना हो, दो चीज़ें देख लो आप, टेक्स्ट देख लो, लॉजिकल देख लो।
तो जो लॉजिकल है ये हमारी है ट्रू एंड फॉल्स वाला। टेक्स्ट में ये दोनों फार्मूला आ रहा है जी और एच में, और डी में फार्मूला के थ्रू आ रहा है, तो ये उसे सेलेक्ट करा है। बाकी नीचे की 3 चीज़ें हैं ये एरर है, इसलिए उसे ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा आप। ठीक है, एंड थर्ड जो है ये ब्लैंक को सिलेक्ट करेगा उस रेंज में। यहाँ पे मेरे इस रेंज में कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है, तो आप कोशिश करोगे सेलेक्ट करने की तो ये ब्लैंक के लिए मना करेगा। ठीक है, तो ब्लैंक के लिए मना कर रहा है। एंड हाँ, वो उस दिन मैं एक चीज़ मैं कर रहा था, मेरे से नहीं हो पाई थी। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक डेटा बना लेता हूँ मैं कोई भी ऐसा, जैसे यहाँ पे मान लो 2 नाम यहाँ से उठा लो आप, और फिर ये यहाँ पे छोड़ के आप ये चीज़ें कर लो। ठीक है, एंड देन अगर ऐसे जैसे पीवट में होता है कि हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पे ब्लैंक होता है, यहाँ पे फिर सिटी का नाम होता है या मान लो पर्सन का नाम होता है कुछ भी, और यहाँ पे उनके सेल्स होते हैं, सेल्स अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, कुछ भी होता है। लेकिन हमें चाहिए ना कि ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे भर जाए, तो आप इसके थ्रू भी भर सकते हैं आप बड़े ही आसानी के साथ। तो देखो, आप इस रेंज को सिलेक्ट करो जिसमें आपको वर्क करना है। इसमें हमारे लिए सिचुएशन ये होगी कि मैं चाहूँगा कि ऊपर वाली वैल्यू ना नीचे वाले में भर जाए। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि मेरा रेंज कितना है। जब ये फॉर्मूला ख़त्म होगा तो हमें पता लगेगा कि हमारा कितना रेंज था। कंट्रोल जी किया हमने, सॉरी हाँ, कंट्रोल जी किया हमने, और अब मैं ब्लैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस रेंज में जितने ब्लैंक सेल होंगे ये उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब मेरे पास ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो चुकी है। अब जैसे हम किसी भी सेल में हैं, सेम वैसे ही इक्वल करेंगे, ऊपर वाले पे जाएंगे, कहीं पे माउस नहीं क्लिक करना है, वैसे जो सिलेक्शन है वैसे ही होल्ड ऑन रहनी है। फिर आप एंटर कर दो। आप एंटर करने के बाद आपके पास ये जो है फॉर्मूला, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया उसे आप कॉपी कर लो। देन अब जो रिमेनिंग रेंज है ना, उसमें आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी करो। अब हम फिर से करेंगे, लॉजिक मेरा वही है कि जो हमारा ब्लैंक सेल है उसमें ये वाला रेफरेंस ना जो A=34 है, 33 है, उसे कॉपी करके पेस्ट करनी है। तो कॉपी हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब यहाँ पे पेस्ट कर दो आप। अब देखो, जैसे मैंने पेस्ट किया ये सब में उसके नीचे वाली वैल्यू आ गई है। अगर आप देखो तो ये वाला वैल्यू हमने खाली एक में लिखा था, मैट एबेलमैन करके था, तो वो उसके नीचे आप देखो 35 में देखो सैंड्रा फ्लैननेगन करके है, तो उसके नीचे वाले में भी सैंड्रा फ्लैननेगन करके आ गई। सेम वैसे 37 में अगर एरिक हॉफमैन था तो 38 39 ब्लैंक था, तो दोनों में आके एरिक हॉफमैन आके भर गया। 40 में एमिली बर्न्स करके आके भर गई। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से भी कर पाओगे, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए। मैं कंट्रोल जी वापस से करता हूँ, मैं सबको मैं रिमूव कर दिया मैंने, अब हमारे पास कोई नहीं है। और अब की बार यहाँ पे फिर से वापस से कंट्रोल जी करो आप। अब आप यहाँ पे जाओ, ब्लैंक में जाओ, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। वापस से आप यहाँ पे जाओ, अब आप इक्वल करो। इक्वल करने के बाद वैसे ही ना आपको सिलेक्शन होल्ड ऑन रखनी है, कहीं और पे क्लिक नहीं करना है। कहीं और पे क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। ऊपर वाला रेफरेंस लो, या नीचे वाला नाम भरना है तो नीचे वाला रेफरेंस लेते हैं, ऊपर वाला नाम भरना है तो ऊपर वाला रेफरेंस लेंगे। ऐसे ही करो। अभी आपको एंटर नहीं मारना है, अब आपको एक ही साथ में ना कंट्रोल और एंटर दोनों मारना है। कंट्रोल और एंटर मारेंगे, सब में वैल्यू भर जाएगी अपने आप। तो इस तरीके से भी सब में वैल्यू दोनों में अपने आप भर गई। ठीक है, चीज़ें क्लियर। ये चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी जगह आपको ये सिचुएशन हेल्प करेगी डेटा के साथ। किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट ये करंट रीजन का सिलेक्शन है, या करंट रीजन आपको बताने के लिए यूज करता है। तो जैसे मैं कहूँ कि मैंने कहीं एक जगह पे क्लिक किया, और ये करंट, जैसे करंट रीजन का मैंने एक बात बताई ना कि वो डायरेक्ट डेटा होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई वैल्यू यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई एक वैल्यू, तो ये वैल्यू ना डायरेक्ट है, यानी ये इससे एसोसिएटेड है, तो मैक्सिमम ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस तरीके से हमारा जाएगा। और ये जब इसमें आएगा तो देन ये भी इसी के टच करके है, तो ये इसमें आके इसमें ना होके ये अब ना मेरा पूरा का पूरा रेंज बनेगा, ये भी मेरा उस रेंज में आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सट के है, डायरेक्ट अटैच है। तो ये मेरा करंट रीजन के लिए होता है। अगर करंट रीजन जानना हो तो आप यहाँ पे जाओ, उसमें करंट रीजन पे क्लिक करो। अब उससे रिलेटेड जो भी रीजन होगा वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं बोला था, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख के मैं देखो, अगर अब आपको करंट रीजन जानना हो कि मेरा इससे
रिलेटेड डायरेक्ट रेंज कितना है, तो आप ब्लैंक करंट रीजन पे क्लिक करो एंड देन ओके करो। तो देखो ये सारी नीचे भी डायरेक्ट था, यानी एक सेल इस तरीके से थी उसके लिए, फिर ये डायरेक्ट लिंक में है तो ये भी करंट रीजन में आ रहा था। तो सही है, ये मेरा पूरा करंट रीजन में होगा। इतनी चीज़ें, सॉरी, ये इतनी चीज़ें होंगी। कोई किसी को कन्फ्यूजन? आगे चलते हैं हम। करंट रीजन के आगे आजा। करंट एरे, करंट एरे का कोई यूज नहीं है। करंट एरे मैं एक बार बता दूंगा, जब मैं एरे बताऊंगा तब एरे फार्मूला में बता दूंगा। वैसे रियल लाइफ में मैंने आज तक इसका कहीं यूज नहीं देखा है इस प्रोस्पेक्टिव से। अब ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे एक हमारा फॉर्मेट होता है, आपका फॉर्मेट होता है डेट का, होता है टेक्स्ट का, होता है डेसिमल का, होता है हर एक चीज़ का होता है। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें बचती है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूँ चार्ट, या मैं कुछ इमेज की बात करूँ, या फ़ोटो की बात करूँ आप, या तो बटन की बात करो, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको इस चार्ट पे या इस शीट पे कई सारे बटन्स ऐड लगे हैं और आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, कुछ भी चीज़ें आपको करनी है, तो आपके पास ऐसा कोई है नहीं कि आप कंट्रोल F कर लो। कंट्रोल F भी करोगे तो भी आपके लिए मुश्किल होगा बटन को आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी करना है। तो अच्छा, मेरे पास डेवलपर कंट्रोल्स नहीं दिख रहे हैं। मैं डेवलपर को मैं इनेबल कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास डेवलपर आ चुका है। अब मैं यहाँ से बटन्स में ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास ये इंसर्ट का एक कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास बटन होते हैं, तो मैं यहाँ से बटन ऐड कर लेता हूँ। मैं उसका नाम कुछ भी दे दो, जो देने का मन करे वो दे लो आप। और कुछ मैं इमेज कर लेता हूँ मैं, या कुछ भी आपका जो मन करे वो कर लो आप। मैं मान लो एक कुछ इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने दो तीन चीज़ें ऐसे ले ली है। अब मुझे इस सीट पे पूरी इन्हें फाइंड आउट करना है या सेलेक्ट करना है। कंट्रोल जी करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। देन ये देखो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे इस तरीके से, चार्ट या ऐसी कुछ भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मुझे इसे मूव करना है तो ऐसे ये सेलेक्ट है, कंट्रोल सी कर लो आप, या कंट्रोल कुछ भी करना है, मूव करना है कंट्रोल के साथ इसे पकड़ के आप ड्रैग कर लो, या जो कुछ भी करना है, कॉपी करना है, वो चीज़ें आप कर लो। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें मुझे डिलीट करना हो, मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करिए, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस का यूज नहीं। ये प्रेसिडेंस का मैं बता देता हूँ। मैं इस प्रेसिडेंस कभी कभी आपको नीड पड़ती है। प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंट दोनों चीज़ें सिमिलर ही हैं, ये एक दूसरे की वाइस वर्सा है। अगर आपको ये मेरा डेटा अगर दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैंने ए और बी कॉलम में, यहाँ पे मैंने ए लिखा है और यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक लिखा है और बी वाले में मैंने दो लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप देख रहे होंगे तो ये उनका रेफरेंस लिखा है मैंने, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है डेराइव होके। मैंने आपके लिए कलर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देखो, ये जो तीन आया हुआ है, ये A1 और B1 का सम है, यानी A1 में एक लिखा है, B1 में दो लिखा है, तो 1 + 2 = 3, तो ये 3 है। मैंने रेफरेंस के लिए इसे बोला है कि ये A1 और B1 का है। और यहाँ पे दो है, तो दो जो है डायरेक्ट B1 का रेफरेंस है, मैंने इक्वल करके B1 लिखा, तो यहाँ पे दो आया हुआ है। यहाँ पे मैंने, अच्छा मुझे ये B1 लिखनी थी, सॉरी। एंड देन C3 जो है, ये वाली जो है ये C3 है, यानी कि ये C3 जो है ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू खुद कहाँ से आ रही है, ये वाली वैल्यू खुद B1 से आ रही है। ठीक है, चीज़ें क्लियर आप लोगों को ना, कि कौन सा डेटा कैसा है। तो जैसा जिसका नाम है ये वैसा ही काम करेगा। तो देखो, जो प्रीसीडेंट का मतलब ये होता है, प्री मीन्स पहले होता है, तो ये चीज़ें कौन कहाँ से आ रही है ये उसके लिए बताएगा। तो देखो अब ये चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे जो B1 है, B1 में बता रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी यहाँ से आ रही है। सॉरी, एक चीज़ इसमें और चीज़ मुझे बतानी थी।
उसके नीचे 2 ऑप्शन और थे, मैं भूल गया आपको बताना। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल। डायरेक्ट ओनली का मतलब ये होता है कि ना जैसे अगर मैं बात कहूँ कि डायरेक्ट ओनली, तो ये वाली जो है चीज़ें अगर आप ये वाली चीज़ें देखें C3 में जो हैं ये वाली चीज़ें, डायरेक्ट ओनली करूँगा तो ये बताएगा ना कि डायरेक्टली ये वैसे तो आ रही है यहाँ से, जो कि 2 है C3 में, ये C3 में आ रही है, लेकिन जब ऑल लेवल कर देंगे तो ये चीज़ें फिर इसे भी सिलेक्ट करेगा, देन इसे भी सिलेक्ट करेगा, यानी बोलेगा कि ये चीज़ें जो आ रही है यहाँ पे और ये चीज़ें यहाँ से आ रही है। तो ऑल लेवल करने पर उनके सारे रेफरेंस बताएगा, और जब डायरेक्ट ओनली करोगे तो आपको खाली एक ही चीज़ें बताएगा। सेम वैसे ही डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि अगर मैं उससे पूछूं कि ये B1 है, ये वाली जो 2 है ऊपर वाला जो B1 में है सेल में, ये वाली चीज़ें कहाँ कहाँ यूज हो रही है, तो डिपेंडेंट में वो चीज़ें बताएंगा कि ये चीज़ें हमारी कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। एक तो यहाँ पे यूज हो रही है, और एक तो यहाँ पे यूज हो रही है, और ये यहाँ पे यूज हो रही है। तो एक का मतलब होता है कि आप नीचे से ऊपर के लेवल में जाते हो, और वैसे ही डिपेंडेंट का मतलब होता है ऊपर से आप नीचे के लेवल में आते हो। दोनों ही एक दूसरे की वाइस वर्सा है, ठीक है। तो जब मैंने ऑल करूँगा तो ये सारी चीज़ें जो जहाँ से आ रही होंगी ये उनके लिए बताएगा, और जब आप डिपेंडेंट करेंगे तो ये, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है कि ये दोनों कहाँ से आ रही है, 3 में जो है ये दोनों यहाँ से आ रही है। सेम ये एक दूसरे की वाइस वर्सा हैं। अब आ रही है लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो रेंज है वो लास्ट सेल जहाँ पे होगी ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा। ये लास्ट सेल ये यहाँ पे है, इस रेंज में ये लास्ट सेल है, ये यहाँ पे लेके आए आपको। और एक चीज़ें और भी आपके लिए रियल लाइफ में सिचुएशन फेस करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे एक है जैसे विजिबल ओनली करके था, विजिबल ओनली करके था, ये यहाँ पे था विजिबल ओनली वाला। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, आपके पास ऐसा शायद कोई सिचुएशन हो कि जिसमें आपको कुछ आइटम्स ना आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी उस डेटा में। जैसे मैं कहूँ अभी के लिए, अगर आप देखो मैं कहूँ कि इसमें जो बाइंडर्स है ना, बाइंडर्स का आपके लिए कोई यूज नहीं है, तो आप बाइंडर को आप डिलीट करने की कोशिश करोगे, आपके लिए थोड़ा चैलेंज होगा। अगर आप फ़िल्टर लगा के भी अगर आप कोशिश करो ना डिलीट करने की ना, तो भी आप इसे फ़िल्टर लगा के डिलीट करेंगे तो आपकी जो अदर रो है ना वो भी डिलीट हो जाएगी। अगर अभी के लिए आप इसमें देखो तो आपके पास टोटल नियर अबाउट 11 रो हैं। तो अगर आपको इसमें खाली बाइंडर को डिलीट करना है या कुछ ऐसे मल्टीपल सिचुएशन जैसे बाइंडर एंड टेबल्स को डिलीट करना है, तो आप अब देखो जैसे हमारे पास बाइंडर्स और टेबल को डिलीट करना है, हमारे पास ये बाइंडर 3 है और टेबल 1 है। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो नॉर्मली क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। मैं फ़िल्टर लगाया मैंने बोला बाइंडर और टेबल को डिलीट करना है। मैंने कलर जो किया था खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था, लेकिन मेन काम मैं यहाँ से करूँ जो मैंने फ़िल्टर लगा रहा हूँ। मैंने फ़िल्टर लगाया टेबल एंड बाइंडर्स पे लगाया, मैंने टेबल्स एंड बाइंडर्स पे मैं फ़िल्टर लगा के इसे मैं ओके किया मैंने। अब ये मुझे चारों रो मुझे अपीयर हो गई, और अब मैं चाहता हूँ ना कि खाली मेरी ना यहीं रो डिलीट हो मेरी, ठीक है। या अगर मैं डिलीट करूँगा तो देखिए वहाँ पे ना ब्लैंक सेल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ना कि जब ये डिलीट हो तो वो जो हमारी रो है ना वो रो ऊपर को शिफ्ट हो जाए। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे डिलीट करूँगा तो हमारा जो और भी डेटा है वो डेटा पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, डिलीट होगा। तो मुझे ऐसे डिलीट नहीं करना है, आप उसे सेलेक्ट कर लो जितने रेंज में आपको डिलीट करना है फ़िल्टर लगने के बाद। अब अपने कीबोर्ड से Ctrl+G करिए, वापस से चलिए यहाँ पे, और ये विजिबल सेल्स ओनली को जो सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि हमारी जो विजिबल सेल है ना, जो फ़िल्टर लगने के बाद जो आपको दिखाई पड़ रही है ना, खाली वही वाली सेल आपको अपीयर हो रही है। अब आप यहाँ से, अब जो सिलेक्शन है मेरा खाली विजिबल सेल्स पे है। अगर अब आप यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करो, जब मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, बट मैं चाहता हूँ ना कि वो रो मेरी रिमूव हो जाए। रिमूव होने पे नीचे वाली रो ऊपर को आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ आप माइनस करिए। कंट्रोल के साथ माइनस करने पे ये आपके लिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये कंफर्म कर रहा है डिलीट एंटायर शीट रो। तो ये ना पूरी की पूरी रो डिलीट करने के लिए बोल रहा है, एक सेल नहीं, पूरी की पूरी रो यहाँ से यहाँ तक और एंड साइड राइट में जितनी भी एंड है पूरी डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसे ओके कर दीजिए, अलाउ करिए। अब आप देखो वो सारी मेरी डिलीट हो चुकी है, 4 जो थी। अगर आप फ़िल्टर वापस से हटा के देखने की कोशिश करो तो ये मेरा फ़िल्टर लगा था, मैं यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करता हूँ। अब देखने की कोशिश करो मेरा बाइंडर्स एंड
जो टेबल्स था खाली वहीं डिलीट हुआ है और मेरा बाकी का डेटा पड़ा हुआ है। टोटल 11 था, तो अभी मेरे पास 7 पड़ा हुआ है। अगर आप नीचे देखने की कोशिश करें आप, तो यहाँ पे आपको 7 दिखाई पड़ रहा है कि 7 हमारी रो यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, तो 4 डिलीट हुई है। तो ये भी आपके लिए हेल्प करेगा रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क करने के टाइम पे। और बाकी की 2 चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन के लिए है। तो इसमें आपको ये चीज़ें बता देगा कि कहाँ कहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन लगा है, कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने कितने रो में लगाया हुआ मैंने डेटा वैलिडेशन, जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे 3 रो में मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन है एंड देन यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन है। अगर आप डेटा वैलिडेशन में जाके देखो, Alt D और L में प्रेस करता हूँ, तो मैंने सैलरी में डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है कि 5,000 से लेकर ना 10,000 के बीच में सैलरी हो। तो मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ अभी के लिए आपके लिए, मैं कोई हल्का सा कलर। तो अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ मैं डेटा वैलिडेशन, तो ये आपको ये चीज़ें बताएगा डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ पे लगा है मेरा। तो जहाँ जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा है वहाँ वहाँ पे आपको, अगर मैं जैसे इसमें मैं मान लो 5 एंट्री करता हूँ तो ये नहीं लगा, एरर थ्रो करेगा। ये बोल रहा है 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आपको एंट्री करनी है, तो उसके बीच में आप कोई भी नंबर एंटर करिए, ये उसे एक्सेप्ट करेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा ये इसमें यही था। इसमें और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी कोई चीज़ें स्किप नहीं हो रही है। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन गो टू स्पेशल में? किसी को कोई Got कन्फ्यूजन it. है? आगे चलें? Yes. ठीक है। ये नेम रेंज या नेम मैनेजर एक ही बात होती है, दोनों सेम है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन था या अभी भी है तो आप कहें तो एक बार मैं उससे भी क्लियर कर दूंगा मैं किसी का कोई कन्फ्यूजन। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, हाइपरलिंक जो है। हाइपरलिंक का मतलब ये चीज़ें होता है कि आप कहीं पे किसी सेल को या किसी एड्रेस को, किसी वेब पेज को आप रेफ़र कर रहे हैं, देन आप उसे ईजिली यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसे ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई फाइल हो सकता है, कोई मीडिया हो सकती है, या इसी वर्कबुक के अंदर आपने कई सारी रिपोर्ट्स बनाई है, 5-6 सीट में रिपोर्ट है, या आपका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है या इसी सीट में आपने रिपोर्ट बनाई है। तो जैसे मान लो ये वाला मेरा प्रोडक्ट टेबल है, मैं कोई लिंक बनाता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो ये इस सीट पे जंप होके आ जाए, 3rd सीट पे आ जाए, रॉ डेटा पे आ जाए अगर उसका कोई डेटा देखने की कोशिश करे। या मैं चाहूँ कि यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करे तो वो कोई यहाँ पे आ जाए या गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो सेम हमारा वैसे ही है, जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ भी जो आपका मन करे वो चीज़ें आप लिख सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ, क्लिक मी, मैंने क्लिक मी लिखा। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद किसी किसी में यहाँ पे राइट क्लिक करने पे ही आपको किसी किसी में हाइपर लिंक का कंट्रोल्स दिखाई देगा, किसी किसी में लिंक का। मेरे में यहाँ पे लिंक दिखाई पड़ रहा है तो मैंने लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब लिंक पे आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एड्रेस। तो मैं एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपने करंटली जो यूज किया है ये उसके लिए है। जैसे करंट फोल्डर है, ब्राउज्ड पेजेस है, आपने जो पेजें अभी रिसेंट में ओपन किए रहेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। सॉरी ब्राउज, हाँ ब्राउज पेज। अनरिसेंट फाइल भी आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी जो, देखो पेज एंड फाइल में फ़र्क है। फाइल में आपके लिए इमेज या कुछ भी हो सकती है, और ब्राउज पेज में ये मतलब आपके वर्कबुक या कुछ भी है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, काफ़ी हद तक कोई डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे एड्रेस में आप उसकी एड्रेस देते हैं, तो ये एड्रेस आपका मतलब लोकल फोल्डर हो सकता है या वेब पेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं पहले वाली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेब पेज, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आपको अपना खुद का कुछ लिखना है, खुद का एड्रेस है। अगर देखिए, अगर आपने ना काफ़ी जगह पे आप यूज किए होंगे
कि अगर कोई फाइल ना सेम फोल्डर में है, यानी कि जैसे ये वाली वर्कबुक जो है मेरी मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 वाली आप ऊपर टॉप में देखो, इसका नाम है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में अगर आप देखो यहाँ पे, ये जिस भी वर्कबुक के अंदर होगी, जैसे ये वाली मेरी आज की डेट में मैंने बनाया 3 वर्कबुक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, मॉड्यूल 2 टेस्ट, टेस्ट 2 करके ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक बार कंट्रोल एस करते हैं तो आप नई वाली फाइल जब बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव होने के लिए वो यहीं पे आती है। जैसे मैं मान लो कोई एक मैंने और वर्कबुक ओपन करूँ, जब मैं उसे कंट्रोल एस करूँगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो पाथ होगा या तो वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर का आएगा या तो ये यहाँ का आएगा। अगर आपने यहाँ पे काफ़ी वर्क किया है तो आपका यहाँ पे आएगा या डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है, तो आप वहाँ पे जाके उसे सेव करते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे करनी है CDE ड्राइव में तो आप नेविगेट करके आप उसे सेव करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई फाइल ओपन करनी है ना तो आपको खाली उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये वाला पाथ नहीं देना पड़ेगा। जैसे C ड्राइव के अंदर यूजर्स, फिर कुमार, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर एक्सेल, फिर उसके आगे उस फोल्डर का नाम, ऐसे नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर है तो आप खाली फाइल का नाम देके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। अगर आपको कोई और फाइल एक्सेस करनी है जो डेस्कटॉप है या किसी और E ड्राइव में या C ड्राइव में, D ड्राइव में कहीं और पड़ी है, तो आप उसका प्रॉपर एड्रेस देंगे यहाँ पे एड्रेस में। बट यहीं पे है तो हम इसका एड्रेस नहीं देंगे, वैसे भी देंगे तो वैसे भी ये एक्सेस हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसे भी हमारे पास दो ही फाइल अगर आप देखो एक्सेल की ओपन है, एक मॉड्यूल 2 करके एक सैम्पल सुपर स्टोर वाली है, तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो टेस्ट 2 वाली है फाइल ने, ये वाली फाइल ओपन होनी है। तो आप इसे ओके करो, टेस्ट 2 वाली। अब आप यहाँ पे देखो मेरा हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। हाइपरलिंक जैसे ही क्रिएट होगा ना ये ब्लू कलर में दिखाई देगा और आपको उसके नीचे एक अंडरलाइन दिखाई पड़ेगी। जब इस पर आप माउस लेके जाएंगे, माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको ना ये माउस ओवर करते हैं जो उसका आपको एड्रेस भी लिखा दिखाई पड़ रहा है। जैसे लिखा है फाइल C ड्राइव के अंदर यूजर कुमार डॉक्यूमेंट एक्सेल। जब मैं इसे हाइपरलिंक बना रहा था तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पे जो है ये आप जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हो, जैसे आप कुछ यहाँ पे जब लिख दोगे तो जो माउस जब आप लेके जाएंगे तो माउस के ऊपर यही चीज़ें लिखी हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्लिक टू ओपन फाइल। ठीक है, तो ये स्क्रीन टिप में ये आप वही चीज़ें लिखेंगे। सॉरी, गलती हो गई। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन टिप में, वो क्लिक मी वाला वही था जो वहाँ पे दिखाई पड़ता है। स्क्रीन टिप में वो चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। जैसे मेनू बार पे जाते हैं तो दिखाई पड़ता है, वैसे यहाँ पे चीज़ें दिखाई देगी। डबल क्लिक टू ओपन फाइल, आप इसे ओके कर दीजिए। अब आप क्लिक करिए ओके। अब जैसे माउस लेके आएंगे यहाँ पे तो ये चीज़ आपको देखो दिखाई पड़नी शुरू हो गई, डबल क्लिक टू ओपन फाइल। पहले ये यहाँ पे जब माउस लेके आ रहा था तो ये उसका एड्रेस पूरा दिखा रहा था कहाँ पे लोकेट है वो फाइल। अब मैं इसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वाली फाइल अब देखो जो टेस्ट करके थी ये वाली फाइल ओपन हो गई आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है हाइपरलिंक के थ्रू आप हाइपरलिंक बना सकते हो, मल्टीपल हाइपरलिंक भी बना सकते हो आप। और जब इसे रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक कर लीजिए, आपके पास से रिमूव हो जाएगा। मैं वापस से कुछ और हाइपरलिंक्स के मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाला हाइपरलिंक है, मैं चाहूँगा ना कि हाइपरलिंक क्लिक करते ही ये B3 में चली जाए, जहाँ पे ये आपको लिखा दिखाई पड़ रहा है A1 + B1। मैं चाहता हूँ ना कि ये चीज़ें यहाँ पे आए। तो अब यहाँ पे आपको एक कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी जो अभी भी वर्कबुक ओपन है, जिस वर्कबुक में हम जो हाइपरलिंक का काम कर रहे हैं ये वहीं पे माउस लेके जाए आपकी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। इस वर्कबुक में जितनी सारी शीट होंगी उनका नाम यहाँ पे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई नेम मैनेजर होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब जैसे ये वाला मेरा है शीट 2 है तो मैं शीट 2 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं जहाँ पे मुझे जाना है मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई क्लिक करे क्लिक मी को तो वो चला है B3 में, तो यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस दे दूँगा B3 मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। अब मैं ओके करूँगा मैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला चीज़ें मेरी जंप होके यहाँ पे आ जाएगी। देखो जब मैं क्लिक करूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे जा रही है। एंड देन नेक्स्ट मेरे पास एक और कंट्रोल्स है क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें हैं,
कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरी एक और से फाइल बनेगी, एक्सेल फाइल बनेगी, और वो फाइल कहाँ पे जाके सेव होगी वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही। नेम ऑफ़ द न्यू डॉक्यूमेंट्स, जो आपको नाम नया वाला नाम देना है वो नाम आप यहाँ पे दे दो, और ये चीज़ें बताएगा कि आपको कहाँ पे जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये जो करंट वर्कबुक है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये वाली फाइल वहीं पे जाएगी, जो हमारी जहाँ पे जिस फोल्डर में है। ये वाली जो है मॉड्यूल 2 जो करके है, मॉड्यूल 2 करके हमारी ये यहाँ पे है। देखो कुमार, सॉरी यूजर्स के अंदर कुमार है, डॉक्यूमेंट्स हैं, देन एक्सेल करके फोल्डर है, और उस एक्सेल फोल्डर के अंदर मंडे नवंबर 22 करके एक फ़ाइल है। देन ये उसके अंदर ये वाली फ़ाइल बनेगी। अगर आपको चाहते हो कि कहीं और पे भी बने तो आप चेंज करके आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जहाँ पे जाने का मन करे, डाउनलोड्स पे, ई ड्राइव, डी ड्राइव, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको नीचे एक्सटेंशन दिखाई पड़ेगा, तो आप उसे करना चाहें कंट्रोल उससे कर सकते हैं, बट मैं अभी उसी में कर रहा हूँ। मैं कोई नया नाम नहीं दे रहा हूँ, नया फोल्डर लोकेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ। आज मान लो मंडे है तो मैं इसका नाम जैसे मान लो मंडे दे देता हूँ। तो मैंने इसका नाम मंडे दे दिया और मैंने इसे ओके कर दिया है। और जैसे स्क्रीन टिप में कुछ लिखना है, कुछ लिख दो। क्लिक मी टू क्रिएट न्यू फाइल, मैंने इसका नाम दे दिया जे। अब ओके कर दो। तो अभी आप देखने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक हो गया, सॉरी मैं डिलीट करता हूँ वापस से। तो देखो अभी हमारे यहाँ पे अभी एक्सेल में कोई मंडे नाम करके फाइल नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे मंडे नाम करके, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी सॉरी मेरी गलती। एडिट हाइपरलिंक में जब हम यहाँ पे कर रहे थे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। हमें ये वाला करना चाहिए था। जब हम ये करेंगे तब हमारी फाइल क्लिक करने के बाद जनरेट होगी, और ये वाला जब बाय डिफ़ॉल्ट नीचे वाला चेक होता है एडिट द डॉक्यूमेंट नाउ, तो यानी जैसे ही आप इसे ओके करेंगे वैसे ये डॉक्यूमेंट बन जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, अभी ना बने, जब मैं चाहूँगा तब बने। जैसे मैं मान लो मैं इसका नाम देता हूँ मंडे 2 करके दे देता हूँ मैं। तो ये जब मैं क्लिक करूँगा तब बनेगा। यहाँ पे लेटर वाला मैंने इस बार सेलेक्ट किया, पिछली बार बाय डिफ़ॉल्ट नाउ वाला था, तो मैंने इसे कर दिया। अब देखो कोई फाइल बनी नहीं है, पहली बार बन गई थी गलती से। पिछली बार ये गलती से बन गई थी, अब की बार मैं चाहता हूँ ना जब मैं क्लिक करूँ तब बने। अगर आप देखेंगे फोल्डर में तो मंडे 2 करके, सॉरी अच्छा, अब जब मैं क्लिक करूँगा, सॉरी यार एक सेकंड में आ रहा हूँ, लाइट चली गई, मैं इन्वर्टर चालू करके आ रहा हूँ। सॉरी लाइट चली गई थी। एडिट हाइपरलिंक में करता हूँ मैं। एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर एंड नाउ, इमीडिएटली बन रही है। सॉरी फाइल इमीडिएटली बन जाएगी। मुझे पता नहीं था, फाइल इमीडिएटली बन जाएगी, बट जब क्लिक करूँगा तब ओपन होगी।
मैं इसका नाम देता हूँ नवंबर 22 और मैं लेटर पे करता हूँ। फाइल अभी बन जाएगी, बट जब मैं क्लिक करूँगा तभी दिखाई पड़ेगी। आप फोल्डर में देखो, फाइल अभी बन गई है। जब मैं क्लिक करूँगा तब ये ओपन होके दिखाई पड़ेगी यूज करने के लिए। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब आ जाएगी। अगर मैं नाव पे करूँगा मैं। सबाजीत जी, हाँ जस्ट अ मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ। आदित्य करके है, वो लॉबी में वेट कर रहे हैं एक्चुअली, वो बीच में लीव हो गए थे, उन्होंने ज्वाइन किया वापस, तो आप उनको ऐड कर रखे प्लीज। मेरे पास कंट्रोल है ऐड करने के लिए। आदित्य, हाँ, मेरे पास कंट्रोल्स नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐड करने के लिए। आपके पास नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है ऐड करने के लिए। ठीक है, मैं अखिला से पूछता हूँ, एक मिनट। आपको नहीं आ रहा है ना? ठीक है, नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा उसका पॉपअप कुछ भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐड कर लीजिए, कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ, कर लो कर लो। ठीक है। सो ये चीज़ें फाइल आपकी तुरंत बन जाएगी, मुझे ध्यान नहीं था, बट ओपन जब आप क्लिक करेंगे तब होगी। सेकेंड वाले में आपके लिए इमीडिएटली ओपन हो जाती है, बस फ़र्क इतना है। जैसे इसका मैं 20 थ्रू करूँ मैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करूँ तो क्लिक करते ही ये वाली फाइल आपके सामने जो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा हाइपर लिंक था। एंड डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। डुप्लीकेट आप दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या तो पीवट के थ्रू आप कर लें, या तो आप फिर डायरेक्ट ये वाला जो हमारा डुप्लीकेट होता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई नाम है, छोटा सा टेबल होगा मेरे पास कोई, जैसे जैसे ये वाली सब कैटेगरी जो है, सब कैटेगरी का मैं डेटा यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे यूज करते हैं हम। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से डुप्लीकेट हट जाए मेरी। तो एक तो देखो, हमारे पास ये फिल्टर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडवांस करके होता है। एडवांस में आप ये चीज़ें ले लो, कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लीजिए आप, और आप यहाँ पे जहाँ पे आपको पेस्ट करनी है वो चीज़ें ले लो। ये चीज़ें दे दो कहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, तो ये आपके लिए यूनिक रिकॉर्ड्स लेके आएगा। अभी इसमें से देखें तो कोई चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे बाइंडर्स बाइंडर्स दो बार था, तो बाइंडर्स एक ही बार आया है, तो ये भी है। तो बट इसका फ़ायदा ये है कुछ वन टाइम के लिए है, यानी ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। अगर इसमें मान लो कोई चीज़ें अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ, फिर मैं इसमें रिफ़्रेश नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैल्यू के फॉर्मेट में, तो हमें कोई उसका यूज नहीं मिलेगा। अगर आपको उसका रियल टाइप में देखना है तो आपको बेस्ट यही होगा कि आप पीवट ही यूज करिए। नॉर्मली जैसे आप पीवट यूज करते हैं, पीवट को आप ले लीजिए यहाँ पे। पीवट को लेने के बाद आप एग्जिस्टिंग लोकेशन जो भी देनी है आप यहाँ पे दे लीजिए, एंड देन आप सब कैटेगरी कर लीजिए। वो अपने आप यहाँ पे आपके पास आता रहेगा। आपको अगर ये चीज़ें नहीं देखनी है, ये पीवट वाली फील्ड, तो शो फील्ड को आप डिसेबल कर दीजिए, वो फील्ड छुप जाएगी। ग्रैंड टोटल का यूज नहीं, तो आप ग्रैंड टोटल को जैसे मैंने बताया था, तो ये आप चीज़ें इसे रो एंड कॉलम के लिए अब ऑफ कर दीजिए। तो अब आपके पास यहाँ पे दिखाई पड़ती रहेगी। आप इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप डिलीट कर रहे हैं, जैसे अप्लाइंसेज एंड बाइंडर्स को डिलीट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अप्लाइंसेज एंड बाइंडर्स ना अब इसमें आएगी ही नहीं कभी भी। आप इसे रिफ्रेश करने के देखिए, बाइंडर्स वो सारी चीज़ें हट गई आपके पास से। तो ये दोनों तरीके हैं। और एक जो कॉमन सा वे है, कॉमन वे तो यही है हमारे पास कि नॉर्मली जो हम करते हैं, डेटा में आप जाओ, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, तो आप रिमूव डुप्लीकेट करिए। आपसे ये पूछेगा कि ये वाला पूरा सिलेक्शन लेना है, कैसा लेना है, कैसा नहीं लेना है, और भी कॉलम ऐड करना है। तो ये इसके अटैच्ड रेंज में कोई भी नहीं था, तो किसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो ये आप इसे ओके करिए। तो यहाँ से आपको बताया रहा है कितनी वैल्यू हट रही है, कितनी वैल्यू यूनिक है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं थी, तो ये खाली वही वैल्यू आपको शो किया इसने। ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग ऑलरेडी हो चुका है। मैं सब टोटल की मैं बात कर लेता हूँ। मैं सब टोटल ये होता है एक्चुअल में कि जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू है, उस पर फिल्टर लगा हुआ है।
एंड देन आपके पास कोई फ़िल्टर लगा हुआ है कोई वैल्यू पे, देन अब उसका आपको सब टोटल करना है। तो जैसे टेबल में हम करते थे सेम वे में कुछ ऐसा हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू के फॉर्मेट में मैं पेस्ट करूँगा मैं। ये लास्ट के 3 कॉलम का मुझे कोई यूज नहीं, से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे मैं कहूँ कि मुझे ना जो ऑफिस सप्लाइज में है कैटेगरी या फर्नीचर में है उसका ही मुझे खाली टोटल चाहिए, सम चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ मैं सम का, तो अभी के लिए मेरा सम जो है, जो नॉर्मल सम का जो फॉर्मूला लगाते हैं ये उसके लिए है, हमने ये लगाया। तो ये चीज़ें, सॉरी ये यहाँ पे लगाऊंगा मैं, गलती है मेरी। तो जो मैंने सम का लगाया मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये पूरा टोटल सम आ गया। आप इसे सिलेक्शन के थ्रू नीचे भी देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें वैसी दिखाई देगी, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, मैं इसमें कोई इसका यूज नहीं समझ आएगा। सॉरी, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैं कैटेगरी में मैंने बोला मुझे ऑफिस सप्लाइज़ का मुझे टोटल जानना है। तो ऑफिस सप्लाइज़ का अगर आप देखें तो ये 261, ये 731, ये नियर अबाउट 1000 से ज़रा सा नीचे होगा। तो अगर आपको फ़िल्टर्ड डेटा पे आपको देखना है कुछ, तो ये तो टोटल था। अब ये फ़िल्टर्ड टोटल में देखना हो, फ़िल्टर्ड टोटल देखना हो मैं, तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे, आप सब टोटल लिखिए। सब टोटल लिखने के बाद आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स आएंगे। आपको यहाँ पे देखो लिखा दिखाई पड़ रहा है, रिटर्न सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। लिस्ट का मतलब जो आपके पास अवेलेबल लिस्ट है। तो देखो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल आ गए। जैसे सब टोटल लिख के अपने ब्रैकेट ओपन किए तो आपके पास काफ़ी सारे पैरामीटर दिखाई पड़ेंगे, जैसे एवरेज है, काउंट है, काउंटा है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है, ये डेविएशन है, सम है, वैसे ही एवरेज भी है, और ये पी एस करके भी है। तो मैं बोल रहा था सम की मैं बात कर रहा था। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज आप उस पर जाके क्लिक कर दें तो यहाँ पे 9 ले लेगा, या तो टैब मार देंगे तो भी ले लेगा। अब ये जो 9 है, 9 से जो चीज़ें डिफाइन हो जाएगी उससे पता लग जाएगा कि हमें सब टोटल के थ्रू ना हमें सम करना है या काउंट करना है। तो अब यहाँ पे अब जो रेफरेंस है वो रेफरेंस दे दीजिए, या आप वो रेंज ले लीजिए। तो मैंने ये वाली रेंज ले ली। अब आप देखो फ़िल्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको फ़िल्टर में I2 से I3 आई जितना भी देने का मन करे आप दे लो। तो मैंने I2 से I13 दे दिया है, 13 तक मेरा था, वैसे डेटा तो मेरा 12 तक ही है, 12 तक ही है। तो मैं इसे एंटर करूँगा। अब आप देखो तो ये 993 करके ये फ़िल्टर डेटा का समेशन है। तो ये मेरा समेशन क्लियर है, करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको इसमें पता करना हो कि जो मेरा ऑफिस सप्लाई है ना उसमें से मैक्स कौन सा है। अगर आप वैसे नॉर्मली मैक्स लगाने की कोशिश करोगे आप, तो आपका तो पूरे टेबल में बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। लेकिन अगर आपको फ़िल्टर्ड में देखना हो, फ़िल्टर्ड डेटा में आपको देखना है, तो यहाँ पे बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैक्स पूरे डेटा में ऑल ओवर इतना है। तो मुझे जानना होगा कि फ़िल्टर्ड में मेरा कितना मैक्स था, फ़िल्टर्ड मैक्स कितना मेरा, तो इसमें 731 होना चाहिए। तो वैसे सब टोटल ही आप लिखेंगे, ठीक है, मैक्स नहीं लिखेंगे, आप सब टोटल ही लिखेंगे। सब टोटल के अंदर में वो पैरामीटर है मैक्स का। तो आप यहाँ पे देखो मैक्स का पैरामीटर 4 है। आप चाहो तो हाथ से लिख लीजिए, आप चाहें तो उसके थ्रू आप लिख लो। तो आप वो रेंज ले लीजिए जो मन करे। अब आप एंटर मारेंगे तो इसमें देखेंगे 731 आपको दिखाएगा। देन वैसे ही काउंट का करना हो काउंट आप कर लें। अगर काउंट भी करेंगे आप, नॉर्मली आप काउंट करेंगे तो आपको इसमें बताएगा 11 या 10 आइटम बताएगा। लेकिन आप काउंट इसके थ्रू करेंगे सब टोटल के थ्रू, तो आपको जो फिल्टर्ड होगा वही काउंट आपको बताएगा। मैं काउंट ले लो या काउंटा ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आप काउंट ले रहे हैं तो आप ध्यान रखो कि आप नंबर्स पे ही काउंट लेंगे, टेक्स्ट पे नहीं लेंगे। मैं काउंट्स लेता हूँ, मैं इस पे लेता हूँ मैं। तो आप देखें इसका 11 बता रहा है। अगर फिल्टर्ड के साथ में देखना हो आपको काउंट, तो आप लिखोगे, आप सब टोटल फिर से लिखिए। सब टोटल के अंदर काउंट वाला पैरामीटर पास करिए। काउंट का पैरामीटर हमारे पास 2 है, ध्यान देना, काउंट का पैरामीटर 2 है।
काउंट और काउंटा में फ़र्क होता है। और अब इसका फिर से रेंज ले लीजिए, अब की बार ये बताएगा 2 है। तो अब आप इसमें देखो जितने कैटेगरी आप चेंज करोगे हमारा जो कैलकुलेशन है ये सब टोटल वाला ये उस हिसाब से चेंज हो जाया करेगा। फिल्टर में आप देखो अभी भी मैक्सिमम 731 है, काउंट हमारा 11 है, जबकि काउंटा में हमारी फ़िल्टर होके जो रो आ रही 4 है। अगर काउंटर लगाना होता हमें कैरेक्टर को काउंट करने के लिए या कैटेगरी को काउंट करने के लिए या कस्टमर के नेम को काउंट करने के लिए, अगर वो रिपीट भी होगा ना तो उसके लिए जितनी बार रिपीट होगा वो उसका काउंट उतना होगा। तो ये यहाँ पे आपको 4 बता रहा है। ठीक है, सब टोटल में किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, नो। ये ऑलमोस्ट मेरा क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे लगता है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ नंबर फंक्शन पे। नंबर फंक्शन में जैसे नंबर फंक्शन में सिंपली जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसी को नंबर फंक्शन है, कुछ भी कह लो। ये उस तरीके का एक फार्मूला होता है जैसे सम इफ काउंट काउंट इफ। तो ये फ़िल्टर वैल्यू पे होता है। अब जो फ़िल्टर हम मैनुअली लगा रहे थे अब हम मैनुअली फ़िल्टर ना लगा के हम अपने डेटा पे करेंगे कंडीशन बेस पे। ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फ्रेशर होगा तो उन्हें पता होगा, ये इंटरव्यू दिए होंगे तो इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं इसे एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा, मैं आज बेसिक बता देता हूँ, कल मैं इसे और फार्मूला के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट आज इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें जो चीज़ें हैं कंटेंट में लिखी हुई, तो जो चीज़ें नॉर्मल लिखी है बट मैं इसे एडवांस का भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो अब जैसे इसमें जो पहला वाला मेरा है काउंट काउंटन काउंट ब्लैंक करके काउंट इफ करके 4 चीज़ें हैं। ठीक है, काउंट आपको बताया हुआ मैंने कि काउंट जो होता है वो हमेशा नंबर्स को काउंट करता है, वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू या टेक्स्ट वाली वैल्यू को वो काउंट नहीं करता है। तो जैसे मैं काउंट में ये चीज़ें लेने की कोशिश करो तो ये इसे 0 ही बताएगा। मैं कहता हूँ काउंट जो होगा हमेशा वो नंबर्स पे होना चाहिए। अगर नंबर के बीच में अगर कोई भी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग वाली वैल्यू है तो वो उसे स्किप करेगा। देखो ये चीज़ें अगर मैं इसमें मैं मान लो कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, मैंने नाम लिख दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, तब ये 10 हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं काउंटा लगाऊँ, मैं ये चीज़ें में अगर मैं काउंटा लगाऊँ तो काउंटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर्स हो या टेक्स्ट हो वो सबको काउंट करेगा, एज ए स्ट्रिंग के ही जैसा काउंट करेगा। तो ये इसकी वैल्यू 11 बताएगा। ठीक है, अगर आपको खाली ये चीज़ें जाननी हो कि नहीं इसमें टेक्स्ट वैल्यू कितनी है, टेस्ट 2 मैंने लिख दिया, या मैं जैसे मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, मैंने मान लो लिख दिया, या मैंने सिटी लिख दिया। तो अब इसमें अगर आपको ये चीज़ें पता करनी हो ना कि इसमें जो कैरेक्टर वाली वैल्यू कितनी है, तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आप काउंटर से काउंट को डिडक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, काउंटा माइनस काउंट कर दूँगा, काउंटा माइनस काउंट। तो देखो ये 3 बता रहा है। एक चीज़ें और आपको अगर जानना हो फार्मूला डीबग कैसे करते हैं, तो फार्मूला डीबग करना भी आप लोग देख लीजिए। आपके पास फार्मूला डीबग करने का मतलब ये होता है कि जो मेरा फार्मूला है ना वो किस किस तरीके से किस किस वैल्यू को लेके आ रहा है। अब जैसे अगर अभी तो ये मान लो 2 फार्मूला लगे इसमें, तो 2 फार्मूला में अगर आपको आपका मान लो इनपुट आउटपुट ना इनकरेक्ट आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें पता नहीं लग पाएगी यार ये वाला मेरा फार्मूला गलत है या ये वाला मेरा फार्मूला गलत है। तो आप कैसे पता करोगे कि आपका कौन सा वाला फार्मूला गलत है, तो आप उसी फार्मूला पे फोकस करेंगे और उसी फार्मूला को आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला डीबग करने के हमारे पास एक कंट्रोल होता है अल्ट टी यू एफ करके होता है, आप लिखना चाहो लिख लो, अल्ट करके होगा, टी प्रेस करो, सॉरी ये होल्ड नहीं करना है, अल्ट टी प्रेस करो, यू प्रेस करो, एफ प्रेस करो। ठीक है, अल्ट टी यू एफ करके होता है, ये आपको उस फार्मूला के अंदर जाके करना होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी प्रेस कर दो।
तो जैसे मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है, अगर मुझे ये जानना हो कि मैंने जो फार्मूला है वो फार्मूला सही है या नहीं, तो फार्मूला पे आप अल्ट प्रेस करो। देखो ऊपर भी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। टी प्रेस करिए आप, यू प्रेस करिए, एफ प्रेस करिए। अल्ट टी यू एफ करके करेंगे तो फार्मूला इवेलुएट करके एक कंट्रोल आ जाएगा, इसे फार्मूला डीबग भी बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे जब इवेलुएट पे आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जो मैंने वाला जो पहला वाला मेरा फार्मूला है, अगर आप इसमें देख रहे होंगे फार्मूला बार में, वो है I2 से लेके I12 तक, यानी ये वाला फार्मूला का जो पूरा रेंज है, ये वाला जो रेंज है वो उसकी बात कर रहा है। सेम वही रेंज इसमें भी है, I2 से लेके I12 तक। तो मैं इसे करने एक स्टेप में आगे बढ़ता हूँ, इसमें इवेलुएट करके है। तो अब देखो ये इसने बताया पहला वाला जो फार्मूला है, जो काउंटा था, सॉरी काउंटा, हाँ काउंटा जो था, काउंटा 11 है, इसका देखो आउटपुट 11 इसने लिख दिया है। अब वो अंडरलाइन करके वो नेक्स्ट फार्मूला पे चल रहा है। तो ये इस पर काउंट का फार्मूला लगा है। तो आपको पता लगा कि पहला वाला जो फार्मूला था, काउंटा वाला जो फार्मूला था, आप मैनुअली चेक कर लो, आपको पता लगेगा कि आपका जो काउंटा वाला फार्मूला है उसने 11 रो आपको थ्रो आउट करके दे दिया। इसका मतलब पहला वाला फार्मूला मेरा करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला फार्मूला देखो आप, तो आगे वाला फार्मूला इसने आपको 8 दे दिया। तो आप मैनुअली देखना, मैनुअली आप चेक कर लो, 2 2 4 4 3 7 1 8, यानी ये दोनों मेरा फार्मूला सही है और 11 माइनस 8 आ गया। अब ये इसका पहले वाले का वैल्यू 11 आ गया, सेकंड वाले का वैल्यू ये 8 आ गया। तो आप यहाँ पे करके देख लो, 11 माइनस 8, तो ये 3 आ गया और ये 3 इसका आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से फार्मूला इवेल्यूएट कर पाएंगे। अगर फार्मूला के अंदर भी फार्मूला होगा, फार्मूला के अंदर भी फार्मूला होगा, यानी फार्मूला इनसाइड फार्मूला होगा, तो भी आप इससे यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा अंदर वाले फार्मूला को, देन उसके बाहर वाला फार्मूला, देन उसके बाहर वाला, देन सबसे जो आउटर मोस्ट फार्मूला होगा वो करके आपको फाइनल आउटपुट करके दे देगा। आपको दिखाई पड़ेगी कि वैल्यू किस तरीके से हमारी मूव हो रही है, किस तरीके से वैल्यू मैनिपुलेट हो रही है। अगर सेकंड चीज़ ये भी होता है, आपको अगर मान लो लुकअप लगा है, कुछ भी लगा है, आपको मैनुअली करना है, तो आप खाली उसी सेगमेंट की वैल्यू को आप सेलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना आप। ठीक है, F9 प्रेस करेंगे तो आपको ये वाली यहाँ पे चीज़ें दिखाई पड़ेगी कि उसका आउटपुट क्या है। तो अब इसका आउटपुट 8 हो गया, आपने यहाँ पे 8 देख लिया, इसका भी देखना है, आप चेक कर लो 8 हमारी वैल्यू जो काउंटा की वो सही दिखाई पड़ रही है या नहीं। वैसे आप इसे भी कर लो, तो आप इसे भी F9 करिए, तो 11 माइनस 8। अब आप यहाँ पे ना एंटर मार के बाहर नहीं निकल आना है, एंटर मार के बाहर निकल आओगे आप तो ये वैल्यू ना हार्ड कोडेड हो जाएगी, 11 माइनस 8 ही रहेगी। वो उस रेंज में, या जो फार्मूला था काउंट I2 से लेके I12 तक माइनस काउंटा I2 से लेके I12 तक, वो वाला फार्मूला नहीं रहेगा। अब वापस से इसे कंट्रोल जेड कर देनी है, अंडू कर देना है, कुछ भी कर लो। अब वैसे ही सेम उसके लिए भी करोगे एक बार और आप, या तो अगर आपको वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप उससे ना स्किप करके बाहर निकलो, जैसे स्किप दबाओगे आप वापस से चला जाएगा स्किप। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एकदम टॉप में होती ESC करके बटन होता है, तो उससे आपका फार्मूला उसी मोड में रहेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये चीज़ें आपको तभी कर लेना जब आप उस सेल के अंदर रहेंगे तभी, ऐसा नहीं कि सेल से बाहर आ गए और आप स्किप कर रहे हैं। तो एक बार जब सेल से बाहर आप चले आएंगे तो वो वाली चीज़ जो आप कर रहे थे, वो टास्क या इवेंट ना, वो अप्लाई हो जाता है, फिर आप उसे नहीं कर पाओगे कंट्रोल जेड से भी। तो जब ये हार्ड कोटेड हो जाएगा तो इसमें आप कोई भी चीज़ें चेंजेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हार्ड कोटेड हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला डिबग और भी हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये काउंट ब्लैंक है, काउंट ब्लैंक का मतलब ये चीज़ होगी कि आपको काउंट ब्लैंक करके देगा अगर इसमें कोई ब्लैंक है। और एक चीज़ है और कि काउंट या काउंटा जो है, ऐसा नहीं कि सिंगल डिमेंशन में चलेगा, ये मल्टीपल डिमेंशन में भी चल सकता है। तो देखो अब की बार हमने काउंट मैंने यूज किया है नंबर्स काउंट करने के लिए, दोनों पे मैंने यूज किया है। तो अब इस रेंज में भी मैंने वही बात बोला कि जो ना ऐसा नहीं कि सिंगल डिमेंशन में चलेगा। सिंगल डिमेंशन में मतलब कि या तो ये ऐसे चलेगा या ये ऐसे चलेगा, या रो में चलेगा या कॉलम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही साथ में रो या कॉलम दोनों में चल सकता है। ठीक है, तो ये मल्टी डिमेंशन फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मल्टीपल डिमेंशन में चल रहा है आपका। अगर मैं इसमें काउंट ब्लैंक की मैं बात करूँ, मैं ये मेरा काउंटा था, सॉरी काउंट था, और मैं बात करता हूँ काउंट ब्लैंक की, मैं बात करता हूँ, मैं काउंट ब्लैंक की बात करता हूँ। तो काउंट ब्लैंक आपको काउंट ब्लैंक बताएगा कि इसमें कितने जो रो हैं, रेंज, वो ब्लैंक हैं। ब्लैंक मतलब कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी जीरो बता रहा है।
अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये 1 बताएगा, यानी इसमें जो हमारी एक सेल जो वो है वो ब्लैंक है। अगर मैं ब्लैंक में, अब जैसे मैं मान लो इसे डिलीट कर देता हूँ बट मैं इसमें स्पेस लिख देता हूँ तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है बट एक्चुअल में है वो वैल्यू, लेकिन अभी के लिए वो ब्लैंक है, इसलिए ये इसे 1 काउंट कर रहा है। सेम वैसे ही सिचुएशन जैसे सब्स्टिट्यूट में हम करते हैं। अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट किया मैंने डिलीट कीबोर्ड से, और मैं फार्मूला में एडिट में जाके डबल क्लिक करके मैं, जैसे मैं बोला था लाइन ब्रेक कर लो आप, कंट्रोल के साथ सॉरी अल्टर के साथ आप एंटर मार लो आप तो लाइन ब्रेक हो जाएगी ना। देखो लाइन ब्रेक हो गई है। एंड देख लो आपको काउंटा क्या बता रहा है, काउंट ब्लैंक आपको एक ही बता रहा है, बट जो काउंटा उसे काउंट करेगा। अगर आप काउंटा में देखो तो काउंटा में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं इसे देखो डिलीट करूँ मैं अभी के लिए, यहाँ पे जो हमारा काउंटा है जो 11 बता रहा है, अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो काउंटा एक कम हो जाएगा। देखो, अच्छा सॉरी, अच्छा उसका रेफरेंस नहीं है, सॉरी उसका रेफरेंस नहीं, उसका रेफरेंस इसमें है। अगर मैं इसमें मैं डिलीट करता हूँ देखो काउंटा में तो एक कम हो गया, और अगर मैं इसमें मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो वो एक वापस से बढ़ भी जाएगा। आप इसे देखने की कोशिश करो, जब मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ तो वो एक बढ़ रहा है। तो भले वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसमें कोई वैल्यू नहीं, बट उसे वो काउंट करेगा, क्योंकि इसकी अगर आप लेंथ देखने की कोशिश करो, अगर आप इसे लेंथ फार्मूला के थ्रू देखने की कोशिश करो लेंथ, तो ये बताएगा उसकी लेंथ में एक है, यानी एक कैरेक्टर भरा भरा पड़ा है। वैसे एक हमारे पास और फार्मूला होता है, अच्छा इज नंबर का होता है, हाँ इज ब्लैंक आपको ये भी वही चीज़ें बताएगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये ब्लैंक है क्या, ब्लैंक होगा तो फॉल्स बताएगा, अदरवाइज ट्रू बताएगा। तो यहाँ पे आपको भले वैल्यू दिखाई नहीं पड़ रही, बट मैंने बोला है कि स्पेस है तो ये फॉल्स बताएगा। ये बोला है कि ये ना ब्लैंक नहीं है, तो अब की बार मैंने अगर वहाँ से सारी चीज़ मैंने डिलीट कर दी तो अब ये देखो वो ट्रू हो जाएगा। अब इसकी लेंथ भी चेक करेंगे आप इस सेल की, तो वो बताएगा कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक ये चीज़ें मेरी हो चुकी है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तीनों में, काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक बहुत ईजी है, बट इसी को हम और भी जगह पे यूज करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने में। अब आते हैं काउंट इफ पे आते हूँ मैं। काउंट इफ ये काउंट ही होता है, बट इसमें इफ जैसे लगाता है ये एक कंडीशन के लिए यूज होता है। हमारे पास दो फार्मूला होता है, एक काउंट होता है काउंट इफ होता है, एक काउंट इफ्स करके होता है। तो ऑलमोस्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, खाली फ़र्क इनके आर्गूमेंट्स का है। आप एक बार ध्यान से इसके आर्गूमेंट्स देखिए। जैसे मैं मान लो काउंट इफ़ मैं यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने काउंट इफ़ मैंने यूज किया, तो काउंट इफ में एकदम क्लियर क्लियर लिखा है ना कि आप रेंज देंगे देन क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, यानी इसमें जो क्राइटेरिया होगा वो एक ही क्राइटेरिया लिखा है और उसके बाद बस क्लोज, यानी काउंट इफ में आप एक ही क्राइटेरिया एक ही कंडीशन देंगे, बट काउंट इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो मेरा काउंट इफ है, काउंट इफ में ये मुझे काउंट करके बताओ जो जनवरी है, जनवरी में कितनी सेल हुई है। तो जनरली मैं कहूँगा कि मुझे वो बताओ जनवरी में जो सेल ना जीरो हुई है या जीरो से ज़्यादा हुई है या कुछ भी कह लो। तो अगर मैं बोलूँ कि जो 10 से ज़्यादा हुई है तो आप ऐसे लिखोगे। देखो जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो एक्सेल अगर आप सीधे लिखोगे ना ग्रेटर देन 10 तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा। आप लिखने की कोशिश करके देखना चाहो तो आप देख लो, ग्रेटर देन 10 लिखो तो वो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि जो ग्रेटर देन का जो साइन है ना वो उसे एज ए स्ट्रिंग मानता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा स्ट्रिंग जो होता है हमारा वो डबल कोट के अंदर होता है हमेशा, है ना। तो आप इसे डबल कोट के अंदर करेंगे अब। तो अब अगर आप 10 को भी डबल कोट के अंदर कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपको ये काउंट बता देगा। देखो ये 10 से जो ग्रेटर है उसका काउंट बता रहा है। तो देखो जो मैंने लिखा है 10 से ग्रेटर ना, अब आप ये मत समझो कि इस 10 को भी काउंट करेगा। मैंने बोला है 10 से ग्रेटर, तो ये 25 इसको इसको कंसीडर करेगा, तीन चीज़ें ऊपर हो गई और ये एक 15, तो ये इन चार चीज़ों को काउंट करके बताएं कि इसका काउंट 4 है। ठीक है, अगर आपको कहना हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू तो दोनों आप सिंबल लगा दो।
तो देखो अगर आप सिंबल ने ग्रेटर देन के पहले लगाओगे या बाद में लगाओगे, एक्सेल उसे अपने आप करेक्ट कर लेगा। तो देखो जब मैं इसे एंटर मारा मैंने, तो अब इसने 5 बता दिया, 5 बता दिया, तो यानी कि इसने 10 को भी कंसीडर कर लिया। अगर मैं इसमें, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो ग्रेटर देन इक्वल वाला जो साइन है ना, इक्वल को अब की बार ना मैं ग्रेटर से पहले में लिख रहा हूँ मैं, तो भी ये सही जगह पे उसे लगा लेगा। तो देखो मैंने अब की बार मैंने पहले लगाया था, अच्छा सॉरी इसमें नहीं ले रहा है, सॉरी नहीं ले रहा है, काफ़ी जगह पे ये ले लेता है। तो आप इसके बाद ही लगाएंगे, ग्रेटर देन के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। और वैसे स्मॉलर देन भी में भी लगाएंगे तो भी आपने उसके स्मॉलर देन वाला जो सिंबल होता है उसके बाद ही लगाना। आप इसमें नहीं ले रहा है, काफ़ी जगह पे लेता है जी, वैसे अपने आप सही जगह पे कर लेता है, आगे या पीछे कर लेता है। तो ये इसने कर ली, ठीक है। अब इसमें आपके साथ अगर दो कंडीशन हो कि जैसे मुझे बताओ वो आइटम जो, जैसे मैंने बोला कि वो 10 से ज़्यादा है, अगर मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ी और रिपीट कर दूँ मैं, और मैं इसका रेंज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ मैंने कुछ डुप्लीकेट एंट्री कर दी है सो दैट कि मैं चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ मैं। अब इसने जो 7 बताया सही है। और काउंट टिप्स में, और काउंट टिप्स में अगर आप देखो तो हम एक ही साथ में ना जो कंडीशन है उसके साथ कई सारे कंडीशन हम मर्ज करेंगे या इम्बेड करेंगे। काउंट इफ्स, जैसे मैंने काउंट इफ्स लिखा नीचे वाला आ गया। तो देखो अब काउंट टिप्स में देखो, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज ये 1 और उसके आगे डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब अब बहुत सारे इसमें कंडीशन आप डाल सकते हैं। तो अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे बताओ जनवरी में जो सेल 10 से ज़्यादा हुई है और वो आइटम या प्रोडक्ट एप्पल ही होनी चाहिए, तो मैं काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने पहला वाला कंडीशन डाला जो मैंने बोला कि 10 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब देन मैं ये बोलता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट पे भी फ़िल्टर लगानी है, यानी प्रोडक्ट का भी काउंट इफ चाहिए, लेकिन मुझे जो एप्पल होगा उसी की बतानी है। तो जो एप्पल है मैंने दो कंडीशन या दो क्राइटेरिया डाला, एक क्राइटेरिया तो हमने ये वाला डाला हुआ है, दूसरा वाला क्राइटेरिया हमने ये वाला डाला हुआ है। तो एक तरीके से जो काउंट इफ होता है ना, काउंट इफ में एंड के ही जैसा होगा, यानी दो जो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चेक करेगा वो, तो जो मैच होगा उन्हीं का वो काउंट बताएगा, काउंट इफ्स जो है। तो देखो इसने 0 बताया, तो अगर आप देखो जो चीज़ें ग्रेटर दैन 10 हो और वो एप्पल भी होनी चाहिए, तो देखो एप्पल एक आपका यहाँ पे एप्पल है और दूसरा वाला एप्पल है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये नहीं बता रहा, अगर जैसे मैं इसको लास्ट वाले को मैं एप्पल कर दूँ मैं, तो देखो अब ये उसका काउंट 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला वाला हो जो ग्रेटर दैन 10 है, तो ग्रेटर दैन 10 है तो ये इसे स्किप करेगा, फिर दूसरा वाला एप्पल देखेगा, ये चीज़ें हैं इसे वो कंसीडर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्रेटर दैन 10 है जो 15 है, तो इसे उसने कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि या तो वो एप्पल हो या तो ग्रेटर देन 10 हो, तो आप उसे सेपरेटली करोगे, आप एक साथ नहीं करेंगे आप। जैसे मैं कहूँ या तो एप्पल हो और जो जैन में ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। तो अब आप इसे काउंट इफ 2 बार लगा के आप सम कर लेना, काउंट कर लेना। मैंने बोला ग्रेटर देन 10, अच्छा सॉरी गलती हो गई, ये डॉट पहले ही लग गया, ये बाद में लगना चाहिए था। एंड देन फिर प्लस कर लो, काउंट इफ कर लो एक बार और, एंड देन आप इसमें एप्पल लिख लो, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग हो गया, यानी इसमें अगर आप देखो तो जो है, अगर आप इसे चेक इवेलुएट करने की कोशिश करो, जो ग्रेटर देन 10 वाला है तो ये 6 बार है, और ये एप्पल जो है हमारा 2 बार है, तो एप्पल मेरा 2 बार, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, और ये सेम कैलकुलेशन भी वैसे ही, एक बार हमारा 10 यहाँ पे है और ग्रेटर देन 10 ना, सॉरी ये चीज़ें स्किप हो जाएगी, 3 ये हो गया
तीन तीन छः ये हो गया, 6 2 8, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से हो गया काउंट एंड काउंट टिप्स। नेक्स्ट जो है काउंट टिप विथ वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने फिल्टर में उस दिन बताया था, जब हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं तो यानी कि एक पैटर्न होता है। जैसे मैं कहूँ कि जिसके नाम में शुरू में ए लगा हो, या कई सारे लोगों का नाम है, जैसे किसी के नाम में कुमार लगा है, तो मैं कहूँ कि जिन जिन के सरनेम में कुमार लगा है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक नेम का डेटा हो, तो कुछ किसी के नाम में लास्ट में कुमार हो सकता है, किसी के नाम में बीच में भी कुमार हो सकता है। और मैं कह दूं कि जिसका सरनेम में ना कुमार हो, वो कहीं पे हो, उनका मुझे काउंट बता दो। या मैं कहूँ कि जिनके लास्ट के नाम में कुमार हो, देन उसका मुझे काउंट बताओ। मैं एक यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, नाम का हमारे पास डेटा होगा, ये मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट है, ऑलरेडी मेरे पास है भी डेटा। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं खाली वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ मैं। कुछ नाम मैं चेंज कर देता हूँ, एमिली, एमिली। ठीक है, मैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ मैं जानने की। मैंने एक कंडीशन बोला कि जिनके नाम में ना शुरू शुरू में एम, मान लो शुरू शुरू में मैट लगा है, उनका मुझे काउंट बताओ, जिनके शुरुआत के नाम में मैट लगा है। तो जिनके नाम के शुरुआत में मैट लगा है, तो सिंपली मैं जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे, एक ही कंडीशन देनी है, तो काउंट इफ ले लो। काउंट काउंट इफ भी ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है तो आप काउंट इफ लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ज़्यादा बेटर इन द टर्म्स ना कि परफॉर्मेंस के बेस्ड वे में ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका जो रेंज है वो रेंज ले लीजिए आप। ये मेरा पूरा रेंज है, मैंने पूरा रेंज ये वाला ले लिया। और अब आप यहाँ पे जहाँ पे आप क्राइटेरिया देंगे वहीं पे आप वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। मैंने बोला हुआ है ना कि जो मैट है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो आप मैट इस तरीके से लिखेंगे, एंड देन इसके आगे ना आप वाइल्ड कार्ड लगा देंगे, ये स्टार वाला वाइल्ड कार्ड लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में मैट होना चाहिए, मैट के बाद कुछ भी होगा तो देन ये उसका काउंट बताएगा। तो ये उसका काउंट 2 बता रहा है। अगर मान लो इसके नाम को भी मैं मैट कर दूं, मैं रेंज थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ, मैं इसकी थोड़ा बड़ा कर लो रेंज। चलो, इसमें जैसे मैं मान लो मैट है, मैं मान लो किसी का नाम में मैं ऐसे कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने मान लो कुमार मैट कर दिया, तो ये काउंट में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है मैट ना, मैट के बाद मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है ना कि शुरुआत का जो पैटर्न है मैट ही होना चाहिए, मैट के अलावा अगर कुछ भी है तो उसे वो कंसीडर नहीं करेगा। देन अगर आप चाहते हो ना कि उसके नाम के कहीं बीच में कहीं पे भी मैट हो, तो आप उसे मैट इस तरीके से कर दें, एक और वाइल्ड कार्ड लगा दें आगे। तो अब इसका मतलब हो गया कि एन नंबर ऑफ द कैरेक्टर ना कुछ भी हो, फिर मैट हो, फिर उसके बाद ना एन नंबर ऑफ कैरेक्टर में भी। तो अब देखोगे आप इसका काउंट अब 3 हो जाएगा। ये कुमार मैट है तो ये भी ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल हो जाएगा। क्लियर जे आप लोगों को? एक और आप देखो वाइल्ड, हाँ बोलिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो? और सिर्फ स्टार्टिंग में लगाया तो? स्टार्टिंग में लगाना हो अगर आपको मैट ना, स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हो आप, एक बार क्लियर करिए। अपना वाइल्ड कार्ड स्टार्टिंग में सिर्फ लगाया तो? अच्छा, स्टार्टिंग में लगाया तो इसका मतलब ये होगा ना कि लास्ट में देखो मैट है, मैट के बाद कुछ भी पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में मैट होना ही चाहिए। तो अब की बार अगर आप देखो तो इसमें वो आपको कुमार वाला खाली एक ही है जिसके लास्ट में मैट लगा है। अगर आप एक बार इस फॉर्मूला के देखो और अब आप इसमें आके देखिए, लास्ट में मैट होना चाहिए, यानी पहले वाइल्ड कार्ड लगा है तो एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ने पहले के कुछ भी हो सकते हैं,
जो स्टार लगा, स्टार वाला वाइल्ड कार्ड, तो इसमें खाली एक ही है जिसमें कि लास्ट में मैट लगा है। तो देखो एक बताएगा अब की बार काउंट। ओके। क्लियर? यस। ठीक है। सो एक अगर मैं कहूँ कि ना दूसरे नंबर पे जो है कैरेक्टर हमारे लिए वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे मैं कहूँ कि दूसरे नंबर का जो कैरेक्टर है हमारे लिए वो ए होना चाहिए। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सेकेंड पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। मैंने बोला कि सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर है ना वो ए हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, देन उसका हम किस तरीके से काउंट निकालेंगे। काउंट इफ लेना है आपको, काउंट इफ्स भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। मैं कहूँगा कि आप काउंट इफ लो। रेंज मैंने थोड़ा बड़ा करके ले लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें कुछ और भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मैंने बोला है ना कि देखो उसके शुरुआत का जो सेकंड पोजीशन ऑफ कैरेक्टर है ना वो ए होना चाहिए। तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब सिंगल कैरेक्टर को जब हमें वाइल्ड कार्ड लगाना हो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, और अब फिर न ए लिख दीजिए आप, और अब इसके आगे वाइल्ड कार्ड आप लगा दो। इसका मतलब यह है कि ए से पहले कोई एक कैरेक्टर है, वो क्वेश्चन मार्क उसे डिनोट कर रहा है कि कोई एक ही कैरेक्टर है। अगर दो कैरेक्टर होता तो आप क्वेश्चन मार्क ना दो बार लिखते। देन आप फिर से जो स्ट्रिंग है तो आप इसे क्लोज करिए। ठीक है, तो आप देखिए कितने में सेकेंड पोजीशन पे ए लगा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, और उसके लास्ट में कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। तो देखो ये 5 बता रहा है। तो देखो पहला वाला हमारे लिए ये वाला हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं मैनुअली। एक ये हमारा सही हो गया, ये वाला हमारा सही हो रहा है, ये दोनों के दोनों फॉल होंगे हमारा उसके लिए, और ये सेम। तो देखो मैंने 5 चीज़ें हैं जो बोल्ड हुई हैं, और जिसमें पांचों में सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? और ये अगर आप इसे फिल्टर के थ्रू भी वेरीफाई करने की कोशिश करें तो आप इसे फिल्टर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ भी फिल्टर लगा सकते हैं, मैनुअली फिल्टर में भी जाके लगा सकते हैं। यहाँ पे करो आप टेक्स्ट फिल्टर में जाना है। आप टेक्स्ट फिल्टर में आप जाने के बाद किसी में भी चले जाओ, कस्टम फिल्टर में चले जाओ, किसी में चले जाओ, आप ये चीज़ें लगाओ। आप बोलो कि पहला क्वेश्चन मार्क होगा, देन ए होगा, देन उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो अब ये आपने वाइल्ड कार्ड लगा दिया है, सेम वही वाला वाइल्ड कार्ड ये भी है जो आपने फॉर्मूला में लगाया हुआ था। यानी पहला वाला कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, सेकंड नंबर पे ए हो, एंड देन फिर उसके बाद स्टार हो। तो ये देखो 5 आए हैं आपके फिल्टर होके। ये आप ए ना बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि अ, जैसे मैंने बोला कि सेकंड नंबर पे ए हो, ठीक है, और अगेन थर्ड नंबर पे एन होना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे एन होना चाहिए, तो आप ए के बाद एन लिख दो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ पहला नंबर कैरेक्टर कुछ भी होगा, दूसरा नंबर ए होगा, तीसरा नंबर एन होगा। तो अब आप इसमें देखो ए एन जो है वो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव उसी वे में होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें एक बता रहा है इसका, क्योंकि देखो वो वाली कंडीशन खाली जो सैंड्रा है उसी के नाम में सेटिस्फाई हो रही है। जैसे देखो मैं किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे अनंत नाम लिखता हूँ मैं, अनंत। अच्छा अनंत में तो आ जाएगा। देखो जैसे एंड्रयू है, एंड्रयू जो है उसके पहले ए एन तो है, लेकिन जो ए है ना वो फर्स्ट कैरेक्टर पे है, एन जो है सेकंड नंबर के कैरेक्टर पे है। तो ये चीज़ें उसमें काउंट में फॉल नहीं हो रही है। क्यों नहीं फॉल हो रही? क्योंकि जो ए और एन है ना ये सेकंड और थर्ड नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो इसलिए ये फॉल नहीं हो रही है। अगर एंड्रयू के पहले अगर आप कुछ और लिख दो, कोई एक कैरेक्टर आप लगा दो, कुछ भी लगा दो, जैसे मैं मान लो जे लगा देता हूँ मैं, तो जे लगा दिया मैंने, या सॉरी स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है, तो मैंने जे लगा दिया, तो मैंने बोला
तो अब देखो ये 2 हो जाएगा। अगर मैं जे के बाद में एक स्पेस लगा दूं तो अब देखो, अब वो काउंट बताएगा, 2 2 नहीं बताएगा, क्योंकि जो एंड्रयू एलन है ना, नीचे वाला एकदम लास्ट वाला है, वो इसमें फॉल नहीं होगा, क्योंकि स्पेस भी अपने आप में एक कैरेक्टर कंसीडर होता है। तो अब जो हमारा ए दूसरे नंबर पे आना चाहिए, अब वो हमारा ए आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो देखो अब ये 1 हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये ए और एन है ना, ये अगर हमारा दूसरा नंबर पे चाहिए हमें, तो आप इसमें एक और क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो क्वेश्चन मार्क लगाने पे इसका मतलब यह है कि शुरू के 2 कैरेक्टर कुछ भी होंगे, थर्ड और फोर्थ ए एन इसी वे में होंगे, और लास्ट में कुछ भी होंगे। तो अब की बार देखो, ये हमारा इसे कंसिडर करना शुरू कर दिया इसने इसे। तो एंड्रयू कहीं एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे भी है, ये 29 में और 38 में, जो ये दोनों एंड्रयू को काउंट कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये 2 बचे हैं बता रहा है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बीच में ही लगाओ, आप एंड में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे ना लास्ट के नाम में ना ई होना चाहिए, तो अब मैंने बोला ई, तो अब इसका मतलब जो है ना कि शुरू के 2 कैरेक्टर कुछ भी होंगे, एंड देन फिर वाइल्ड कार्ड होगा, और लास्ट में ई होगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने कोई कैरेक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हमने स्टार वाला सप्लाई कर रहा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा। तो आप लास्ट में सिंपली आपको करना है, तो आप ऐसे कर दो, और लास्ट में हमने बोल दो कि हमें जिसमें ई हो वहीं दे दो, या लास्ट के 2 कैरेक्टर से पहले, 1 कैरेक्टर से पहले ई हो, या कुछ भी हो, तो आपको वो भी देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो अब मैंने देखो, अब की बार मैंने दिया है कि लास्ट के ना 1 कैरेक्टर से पहले ई होना चाहिए और लास्ट में कुछ भी होना चाहिए। तो अब देखो इसका काउंट 2 बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक तो जे वाला फाउल हो रहा हमारा ई है ना, तो एक तुम्हारा देखो ये वाला है जो है एंड्रयू एलन वाला, ये वाला मेरा फॉल हो रहा है, और एक हमारा ये वाला फॉल होगा। 2 चीज़ें हमारी फॉल होंगी, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड, और एक चीज़ अगर मैं और आपसे मैं कहूँ ना कि मैं अब तो अभी मैंने नॉट वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे हम नॉट वाला वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। तो जैसे मैं कहूँ ना कि मुझे नाम बताओ जिनके नाम में ना कहीं पे भी कुमार नहीं लिखा है, या किसी के नाम में पर्टिकुलर चीज़ नहीं लिखी है, या किसी के नाम में मैं बोलूँ कि मैट नहीं लिखा है। काउंट इफ ले लो, और ये जो आपका रेंज है आप वो रेंज ले लीजिए। मैंने रेंज ले लिया। अब मैंने बोला ना कि उनके नाम में ना कहीं पे भी ना जे नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं मान लो बोल देता हूँ कि उनके नाम में ना कहीं पे पहले सिंपल एक देख लो, कोई भी देख लो, क्लियर ग्यूट, जिनके नाम में कहीं पे भी क्लियर ग्यूट नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने रेंज लिया है, ये मैंने पूरा जे वाला रेंज लिया है। मैं सारी जो फॉर्मेटिंग लगी फॉर्मेटिंग हटा, तो जो बता रहा ना 16 है। एक सेकेंड, कुमार मैट, ये कुमार मैट 1 है। इसमें अगर मैं नॉट वाला यूज करूँ वाइल्ड कार्ड, ये 15 बता रहा है क्यों? 13, ठीक है। मैंने रेंज ज़्यादा लिया था, इसमें वैल्यू थी इसलिए ले रहा था। तो नॉट की मैं बात कर रहा हूँ। सो देखो, ये इसमें जो चीज़ें हैं, अब मैंने बोला ना
कि मुझे वो उन सब का काउंट बताओ जिनके में ना नाम में, जिनके नाम में ये कुमार मैट नहीं है। तो कुमार मैट एक बार मेरी यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, तो ये इसे एक्सक्लूड करके बता रहा है। बाकी अगर आप देखो तो इसमें 14 रिकॉर्ड्स हैं, तो अब एक एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 30 बता रहा है। अब सेम इसे भी मैं अगर वाइल्ड कार्ड लगा के हटाने की कोशिश करूँ मैं, तो जैसे मैं वाइल्ड कार्ड मैं मान लो किसी पे एक लगाता हूँ, जिससे मैंने बोला कि जिसके नाम में ना शुरू में ई है, उस पर आप वाइल्ड कार्ड लगाओ और उसे आप एक्सक्लूड करो। तो मैंने बोला कि शुरुआत के नाम में ई होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी करेक्टर हो, तो हमारी वो कंडीशन हमारे इसके अकॉर्डिंग फॉल ट्रू होगी। और मैंने नॉट बोला है तो उसे एक्सक्लूड करके मैंने पूछा है। तब ये बोल रहा है कि हमारे पास वैसे सिचुएशन, उसे छोड़ के टोटल हमारे पास 12 सिचुएशन है। मैनुअली एक बार आप चेक कर लो, जिसके नाम में स्टार्टिंग में ई हो रहा है आप उसे एक्सक्लूड करनी है। तो स्टार्टिंग में ये दोनों हमारे हैं जिनके स्टार्टिंग नाम में ई आ रहा है और किसी पे नहीं है। तो टोटल जो हमारी 14 है, 14 में से ये दो एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो हमारा जो टोटल काउंट आ रहा है, हमारा टोटल काउंट 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। ये चीज़ें क्लियर आपको? वाइल्ड कार्ड नॉट के साथ में भी किसी को एक्सक्लूड करना हो तो ग्रेटर देन इक्वल देन दोनों का मुंह एक साइड में कर दो, वो नॉट का वर्क करेगा। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। नो। एक चीज़ और देख लो आप, जैसे मैंने मान लो काउंट इफ में बोल देता हूँ, मैं काउंट इफ मैंने बोल दिया, मैंने ये वाला रेंज ले लिया और अब की बार मैंने इसमें खाली ये चीज़ें लगाया है। तो आप मुझे बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा? 14 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। टोटल इसमें 16 का 14 नेम है। तो देखो अब की बार मैंने इसमें सिंगल करेक्टर लगाया है। सो वेरी सिंपल, इसका मतलब यही होगा कि किसी एक करेक्टर वाला अगर कोई नाम होगा तो देन ये उसी का काउंट बताएगा। तो आप इसमें देखने की कोशिश करो, कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो सिंगल कैरेक्टर का हो। सिंगल कैरेक्टर इट मीन्स कि मैंने सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाया है तो वो सर्च करेगा सिंगल नेम वाला। अगर देखो मैं किसी में एक सिंगल कैरेक्टर की मैं एंट्री करता हूँ मैं, तो देखो वो 1 हो जाएगा। अगर मैं किसी के नाम में जे लिख देता हूँ तो अभी ये 1 है। अब मैं जैसे कहूँ कि मुझे ना किसी के नाम में ना 2 कैरेक्टर वालों का नाम उठा के दो, तो ये बताएगा 2 कैरेक्टर वाले। क्वेश्चन मार्क मैंने 2 बार लगाया, तो यानी 2 कैरेक्टर ये देखेगा। तो जो हमारा 2 कैरेक्टर वाला जो नाम है खाली वो एक बार है, तो 2 कैरेक्टर वाला जो नाम है यानी पहले कैरेक्टर अननोन, दूसरा कैरेक्टर अननोन, वह ऐसी सिचुएशन है या पैटर्न मैच करने की कोशिश करेगा, उसे 2 बार मिलेगा। तो यहाँ पे सॉरी 1 बार मिलेगा, जे है तो ये 1 होगा। अगर इसे भी मैं के कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, और के 3 टाइम कर दो तो भी ये 2 ही रहेगा, सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया था। तो 2 पैटर्न का सेट खोजेगा, तो 2 पैटर्न का सेट उसे एक ही बार मिल रहा है, तो ये एक ही हो रहा है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और सिचुएशन आ रही वाइल्ड कार्ड को समझने में कि अगर वैसा होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, देन आप पूछो मेरे से, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अगर मैं एक सिंपल में वाइल्ड कार्ड ही में लगा के छोड़ दूँ, मैं ये वाला मैं रेंज ले लेता हूँ मैं, एंड देन वाइल्ड कार्ड लगा के ऐसा छोड़ देता हूँ मैं। तो अब स्टार वाले वाइल्ड कार्ड में सारी की सारी चीज़ें फॉल हो जाएंगी, यानी मैच हो जाएंगी, तो इसका भी काउंट 14 ही होगा, 14 होगा। इसमें सारी वाइल्ड कार्ड, मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया, नॉर्मली वाइल्ड कार्ड लगा के छोड़ दिया है, तो इसमें सारी कंडीशन मैच होंगी, सारे पैटर्न। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी को कुछ भी? नहीं। 10:55 हो गए। मैंने सोचा था कि ये चीज़ें ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर देता मैं। सो चलो कोई नहीं, मैं आज की मैं आप लोगों को मैं भेज देता हूँ मैं। देन नेक्स्ट में हम कल इसमें हम थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी देखेंगे। और अगर आपके पास कोई सिचुएशन है
नई पुरानी कुछ भी, ये आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, देन आप इसके लिए भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। तो किसी और को कोई कुछ 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 पूछना हो? नो। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक बाय। यू, बाय। बाय बाय मैं बाय। शेयर कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। यस, यस, थैंक ओके, बाय। बाय।